हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। आप देख रहे होंगे कि क्लास 10th के साइंस और क्लास 12th के सब्जेक्ट और मैथ सब शुरू कर दिए गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब क्लास 9th की भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए जाए। तो दोस्तों जो हमारे NCERT का फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो दोस्तों काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम अपने NCERT के टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो होता क्या है उसमें दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप शुरू में ही दिए होते हैं, जिसे हम यदि पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है काफ़ी जल्द ही उस चैप्टर में उबाऊपन महसूस होने लगता है। तो इसी उबाऊपन को दूर ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो और निचोड़ जानकारी हो आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है रंजीत यादव और मैं स्वागत करता हूं आपका DY क्लासेस बाय रंजीत सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों अब मैं शुरू कर रहा हूं तो आपके दिमाग में पहले ही चलेगा कि सर जी कोई बेसिक बताइए। तो दोस्तों बेसिक की बात हो विज्ञान के बारे में तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। जब मैंने पहला क्लास साइंस से रिलेटेड क्लास 9th और 10th के लिए शुरू किया था तो मैंने इस एक विज्ञान का परिचय करके ऐसा एक वीडियो डाला है। तो दोस्तों आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ कि दोस्तों मैंने विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में बताया था कि आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। हमारे जो क्लास 9th और 10th का साइंस होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, एक ही में रहता है। लेकिन फिजिक्स का 25 नंबर होता है, बायो का 25 नंबर, केमिस्ट्री का 20 नंबर, टोटल मिलकर 70 नंबर, ऐसा मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो अब मैं यहाँ आपका जो NCERT है उसमें सबसे पहले केमिस्ट्री से शुरू किया है। तो दोस्तों मैं भी केमिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ। तो आज की केमिस्ट्री को समझेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। दोस्तों यदि हमें चैप्टर्स के टॉपिक्स के बारे में पता होगा तो हमें पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पदार्थ का भौतिक स्वरूप पहला टॉपिक हमें पढ़ना है कि ये जो पदार्थ है, ये पूरा ब्रह्मांड है, उसका भौतिक स्वरूप क्या है, वो किससे मिलकर बना है, उसको पढ़ना है। उसके बाद जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप पढ़े हम लोग तो उसमें क्या हुआ, पदार्थ की अवस्थाएँ, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है तापमान का मात्रक। अब भैया अब ध्यान से सुनिए कि क्या है कि यहाँ दिया गया पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि तापमान के द्वारा ही अवस्था परिवर्तन किया जाता है ज़्यादातर। तो क्या होगा, तो तापमान के बारे में पढ़ेंगे तो तापमान का मात्रक भी हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों वाष्पीकरण और एवं अन्य महत्वपूर्ण बातें इसमें पढ़ना है हमें। दोस्तों जो मैंने इस 6 टॉपिक्स में पूरे वीडियो को समराइज़ किया है, आप ये ना समझिए कि 6 हेडिंग में तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तुरंत नहीं ख़त्म होगा क्योंकि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी दोस्तों जिसे आपको बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नाम आया है पदार्थ का भौतिक स्वरूप और हम चैप्टर भी पढ़े तो हमें लिखा गया है कि हमारे आसपास के पदार्थ। व्हाट इज़ पदार्थ? पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंस। अब इस पे डायरेक्ट आने का मतलब है दोस्तों कि आप समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यदि अब NCERT में डायरेक्ट पदार्थ लिख दिया है, नहीं तो पहले किताबों में क्या लिखा जाता था, द्रव्य। अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, घबराइएगा नहीं, द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। अब ये डायरेक्ट कहाँ से आया तो आपको मैं बता दूँ दोस्तों, आप जब भी इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड 2 चीज़ों से मिलकर बना है। 2 चीज़ों से मिलकर बना है। ऐसे इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, मिलकर बना है। ये जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। वो है पहला दोस्तों है द्रव्य और दूसरा है दोस्तों ऊर्जा। पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और रही बात दोस्तों नोट्स बनाने की, तो जब मैं लिख लूँगा तो आपको वीडियो मतलब बोर्ड से हट जाऊँगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों नोट्स बनाने की प्रक्रिया तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई, अब रह गई है दोस्तों तो आपके प्रैक्टिस की ज़रूरत। तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरा ब्रह्मांड 2 चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। दोस्तों मैं इसको एक बॉक्स में कर देता हूँ। देखिए दोस्तों जो ऊर्जा है अभी आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, जब आगे फिजिक्स आएगा तो उसमें आपको ऊर्जा के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी। और मैंने जब विज्ञान का परिचय दिया था तो उसमें भी ऊर्जा के बारे में कुछ बताया था। यहाँ देख सकते हैं द्रव्य, यही हमारा टॉपिक है। द्रव्य क्या है,
मतलब इसको हम केमिस्ट्री में अपने पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो अब वीडियो को आगे ले जाने के प्रयास करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब आ गया दोस्तों, घबराइएगा नहीं, जहाँ मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा उसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसके बाद ये नीचे आपको ये लिखना है, उसके बाद इसी के नीचे अपने नोट्स में इसको लिखना है। द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। दोस्तों जब मैं ये आपको जानकारी दे दूंगा द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, तब मैं आऊँगा आपके पहले हेडिंग पर। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जब द्रव्य की बात आती है तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है बना है उसमें दोस्तों, उसमें हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसी में जो दोस्तों उन्हीं का नाम क्या है, द्रव्य। तो बोला जाता है कि हर वो चीज अब कहेंगे से चीज का मतलब को हर वो वस्तु जो भी हमारे दिमाग हमारे आसपास है, हर वो चीज जो स्थान घेरे कामा जिसमें भार हो तथा उसे अनुभव किया जा सके। अनुभव का मतलब दोस्तों, अनुभव किससे करोगे आप, नाक, कान, आँख, इन्हीं सब से तो आप अनुभव करोगे। तो जिसे तथा उसे अनुभव किया जा सके उसे द्रव्य कहते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप जब भी अपने डेली लाइफ में कोई भी वस्तु देखिएगा आसपास, अब अगर आपको बोला जाए कि क्या ये द्रव्य है, तो आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहली बात क्या होना चाहिए, उसमें भार हो, प्लस दूसरी बात क्या हो, स्थान घेरे। दूसरी बात क्या है दोस्तों, स्थान घेरने के बाद क्या है दोस्तों, अनुभव हो। उसके बाद दोस्तों यही हमारा बन जाएगा क्या, द्रव्य। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से इस किसी भी पदार्थ को द्रव्य है कि नहीं डिसाइड कर पाते हो। अब आपके दिमाग में चलेगा क्या सर ये तीनों अगर मिलेगा तभी, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में से कोई 2 या तीनों मिल जाए। किसी भी पदार्थ को देखिए, आप उस पर अप्लाई कीजिए कि देखिए उसमें भार है, उसमें वो स्थान घिर रहा है, उसमें अनुभव है हो रहा है। अगर ये तीनों नहीं मिल रहा है तो कम से कम इसमें 2 टॉपिक मिलना चाहिए। या तो स्थान घिरे तो अनुभव हो, ये दोनों होने चाहिए, ये हो तो ये दोनों होने चाहिए, या ये ना हो तो ये दोनों होने चाहिए। आपको इन तीनों में से यदि तीनों मिल जा रहा है किसी पदार्थ में गुण, तो द्रव्य है। अगर इन तीनों में से कोई 2 मिल रहा है तो भी वह है। अब बात आएगी सर जी यदि इसमें से कोई एक ही मिले तो, जैसे मैं बता रहा हूँ अनुभव। अब आप देखेंगे जैसे प्रकाश आपको अनुभव हो रहा है, लेकिन ना तो वो भार है उसमें और ना वो स्थान घेर रहा है। कई बच्चे दिमाग में आएगा सर जी प्रकाश जब पड़ता है स्थान तो घेरता है। भाई स्थान घेरने का मतलब ये है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रखा जाए तो दूसरी वस्तु ना दिखाई दे, तो उसे बोला जाता है कि ये स्थान घेर रहा है। तो दोस्तों प्रकाश में केवल हम फील कर पाते हैं कि हाँ हमें धूप लग रही है, तो वो द्रव्य नहीं है। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। अब बात इसी प्रकार आती है कि वायु क्या है दोस्त सर, तो वायु की बात आएगी दोस्तों, तो वायु द्रव्य है। अब आप इसको फील कर सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। अभी स्थान घेरना का तो आप सामने नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जब इसे सिलेंडर में भरा जाता है गैस को, तो आप देखते हैं कि वो उनके आकार के बराबर स्थान घेर लेता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताना चाहता। चलिए मैं आपको उसको फील कराता हूँ जो आप देखते हैं सामने। कभी आंधी आए दोस्तों, तो आप आंधी जिधर चल रही हो उसी दिशा में साइकिल चलाइए, तो आप देखेंगे बहुत तेज जाएंगे। लेकिन आंधी इधर से आ रही है और आप साइकिल इधर से चला रहे हैं, तो आपको कठिनाई महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि वायु में दोस्तों भार है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि द्रव्य का कॉन्सेप्ट मैं क्या देना चाहता हूँ। तो आपको मैं एग्जाम्पल लिखने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसका एग्जाम्पल लिखना शुरू करता हूँ। दोस्तों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, अब इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं कुछ। तो आप देख सकते हैं ये द्रव्य है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहाँ दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल इसका। तो एग्जाम्पल में दोस्तों क्या होगा, जैसे वायु दे सकते हैं आप, जल दे सकते हैं दोस्तों आप, लकड़ी दे सकते हैं, उसके बाद दोस्तों ईंट पत्थर कुछ भी आप दे सकते हो, ईंट पत्थर आदि। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सब हमारे क्या होंगे कि
पदार्थ द्रव्य होंगे। अब बात आती है दोस्तों, बार बार आपके चैप्टर में द्रव्य न देकर पदार्थ गूंजेगा, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको मिटाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ कुछ MI स्टार करके कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। दोस्तों अभी आपने देखा कि जिसमें भार हो, अनुभव हो, स्थान घेरे, इन तीनों में से कोई 2 टॉपिक मिल रहा है, कोई 2 गुण मिल रहा है तो पदार्थ है, या तीनों मिल जा रहा है तो भी वो द्रव्य है। लेकिन यदि कोई एक मिलेगा तो पदार्थ नहीं है। निश्चित है दोस्तों, जो भार होगा जिसमें, वो तो स्थान घेरेगा। जिसमें भार होगा उसे स्थान घेरना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों जो अनुभव है हो जरूरी नहीं, जो अनुभव हो जरूरी नहीं कि उसमें भार हो और वो स्थान भी घेरे। तो इसका मतलब दोस्तों, भार होगा तो स्थान घेरेगा, तो स्थान घेरेगा, निश्चित है घेरेगा, तो इसका मतलब वो द्रव्य रहेगा। लेकिन जो केवल अनुभव हो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो इसी को, अनुभव को ही टारगेट बनाकर मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ या कोई शब्द बताता हूँ, क्या वो द्रव्य है, इसे आपको पहचानना। जैसे मैं दे रहा हूँ, पहला MI स्टार में क्या है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, उसके बाद दोस्तों प्रेम, घृणा, गाली, हंसी, खुशी आदि मनुष्य की भावनाएं, आदि या मनुष्य की भावनाएं द्रव्य नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, द्रव्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे क्रोधित हो रहा है तो क्या आप माप सकते हैं क्या वो 2 किलो या 3 किलो क्रोधित हुआ है? या आपसे ईर्ष्या कर रहा है, आपसे जलन कर रहा है, तो क्या आप उसको माप कर बता सकते हैं क्या कि वो आपसे 2 किलो घृणा कर रहा है या ईर्ष्या कर रहा है? नहीं दोस्तों, इसका मतलब ना ही हमें उनसे चोट लगती है, ना ही, हाँ अनुभव कर सकते हैं कि वो व्यक्ति मुझसे क्रोधित है। अब बताइए आप, अनुभव करने से ही द्रव्य कह दिया जाएगा? नहीं ना। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश को हम लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो द्रव्य नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें भार है ना वो स्थान घेर रहा है। उसी प्रकार क्रोध में, ईर्ष्या में, प्रेम में, घृणा में, गाली में, हंसी, खुशी आदि या मनुष्य की भावनाएं। और दोस्तों एक बात और छूट गया, सुगंध की मैं बात कर रहा हूँ। सुगंध, जब भी कभी सुगंध भी हो, आपको कोई महसूस हो कि हाँ चीज़ महक रहा है, गंध हो रहा है, या आपको एक बात आएगी शीत, गर्मी, ये सब कोई दोस्तों द्रव्य नहीं है। आप शीत भी ले सकते हैं, शीत, गर्मी आदि दोस्तों, ये सब जो हैं ये सब आपके द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों इनको केवल फील किया जाता है, अनुभव, ये ना तो इसमें भार है और ना ही ये स्थान घेरे। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि द्रव्य का कोई आकार नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। यह प्रकृति में किसी भी आकार का हो सकता है। आई होप दोस्तों ये बात आपके दिमाग में चल चुका होगा कि इसका मतलब द्रव्य का कोई आकार निश्चित नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे आप मिट्टी, आप खेत जब जोताता है तो आप उसमें देखे होंगे कि जो उसमें का ढेला होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। तो वही बात मैंने बोला है, द्रव्य का कोई आकार निश्चित नहीं होता, यह प्रकृति में किसी भी आकार का हो सकता है। आई होप दोस्तों ये आपको अब द्रव्य की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको पदार्थ पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लिखने में कितना टाइम लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके पहले लिख लेता हूँ, तब आपको समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूँ आपको पदार्थ क्या है। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ। जैसा कि आपने देखा द्रव्य और पदार्थ में अंतर क्या है दोस्तों, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। कह रहा है जब हम द्रव्य को एक निश्चित रूप देकर उसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो उसे पदार्थ कहते हैं।
इसका मतलब दोस्तों जो पहले द्रव्य था जिसका आकार निश्चित नहीं था, प्रकृति में किसी भी रूप का पाया जाता था, उसको हम एक पार्टिकुलर वो क्या करेंगे, शेप दे देंगे, आकार दे देंगे। जैसे ही आकार दिए और उसे हम यूज करने लगे तो हमारा पदार्थ बन गया। तो दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार मैंने द्रव्य को पदार्थ से रिलेटेड कर दिया। अब पदार्थ का हम शुरू करेंगे भौतिक स्वरूप। तो पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसे मैं आपको बताया लोहा द्रव्य है। अब आप इमेजिन कीजिए कि लोहा किसी भी आकार का हो सकता है। अब उसको हम जिस रूप में उसकी आवश्यकता होगी उस आकार का ढालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, परंतु उससे बनी साइकिल या दरवाजे आप देखते होंगे, किसी के गेट लगता है तो किसका लगता है, लोहे का लगता है, तो पदार्थ है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं लकड़ी द्रव्य है, परंतु उससे बनी कुर्सी, मेज, दरवाजे आदि पदार्थ है। इसका मतलब दोस्तों अब दिमाग में चल गया कि पदार्थ का आकार निश्चित होता है और द्रव्य ही पदार्थ है, लेकिन द्रव्य ही पदार्थ है। यहां से एक बात समझ में आया, द्रव्य ही एक पदार्थ है, लेकिन कब, जब द्रव्य का एक निश्चित आकार कर दिया जाएगा, उसको हम एक निश्चित आकार में ढाल देंगे, उसके बाद यही द्रव्य हमारा पदार्थ बनने लगेगा। इसीलिए आपके किताबों में दिया रहता है वे सभी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिसे अनुभव कर सके, पदार्थ है। यही कारण है दोस्तों। तो आई होप कि आपके दिमाग में ये वाली चीज़ें एकदम से अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि द्रव्य और पदार्थ एक दूसरे में क्या संबंध है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि अब आपको थोड़ी थोड़ी फील आने लगी होगी द्रव्य और पदार्थ की। अब मैं आपके सामने, क्या आप एनसीईआरटी देखोगे तो मैंने खुद ही एग्जाम्पल सब लिख दिया है। तो उसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन पदार्थ है, छाटिए। तो ऐसा क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने स्क्रीन के सामने लाता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूं आपको आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ देख सकते हैं कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, शीत, और यहाँ नींबू पानी, और यहाँ इत्र की सुगंध। इतना दिया है दोस्तों। तो अब आप समझ सकते हैं, यदि जो भी बच्चा मेरा लेक्चर सीरियल से देख रहा होगा, अब उसको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। वहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कौन से पदार्थ है, कौन है और कौन नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं आप। अब यहाँ हम लिस्ट बना लिए कौन पदार्थ है, कौन पदार्थ नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कुर्सी, दोस्तों कुर्सी पदार्थ है। वायु, ये भी पदार्थ है। बात आती है गंध की। अब आप गंध बताइए, गंध को केवल फील कर सकते हैं। गंध में भार होती है क्या, 2-4 किलो महकता है क्या आपको? उसके बाद दोस्तों गंध स्थान घेरता है क्या? अब आप कहेंगे सर ये स्थान तो घेरता है, अब बहुत सारी जगह फैल जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा हो कि हाँ स्थान घेर रहा है कि नहीं, क्योंकि स्थान घेरने का मतलब जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रखा जाए, जैसे इसकी बुक को मैं अपने हाथ पे रख दे रहा हूँ, मेरा हाथ नहीं दिख रहा है आपको, उसकी बात है। तो ये हुआ गंध हमारा। उसके बाद दोस्तों मैंने उसी में बताया था घृणा भी हमारा पदार्थ नहीं है। उसके बाद दोस्तों बादाम, बादाम जो आप पाते हो मार्केट से लाते हो खाने के लिए, ताकत आती है उससे, उसमें हम क्या करेंगे, वो भी स्थान घेरेगा क्योंकि उसमें भार है। दोस्तों बादाम पदार्थ है। उसके बाद विचार, आपके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं हमें क्या पता, और हम फील भी नहीं कर सकते हैं कि आप किस भी, इसमें तो कोई गुण नहीं दिख रहा है। शीत, शीत भी दोस्तों केवल ठंडी लगेगी लेकिन आपको फील होगी, लेकिन कितना लग रही है उसको माप नहीं सकोगे। नींबू पानी आप माप सकते हो दोस्तों, नींबू पानी आप माप सकते हो। उसके बाद इत्र की सुगंध आप नहीं माप सकते हो, इत्र की सुगंध केवल फील कर सकते हो। इसका मतलब दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और भी अच्छे से हम सीखते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपने अगले टॉपिक को, जो कि हमारा है विसरण। क्योंकि अब विसरण को यदि आप जान पाओगे तभी हमारा इसके नीचे वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूँ आपके अगले टॉपिक पर। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी विसरण से पहले मैं दोस्तों आपको पदार्थ का भौतिक स्वरूप, मैंने हेडिंग डाला था उसको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों यदि आप पदार्थ के भौतिक स्वरूप को समझे रहेंगे तो आपको विसरण बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आप देख सकते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप हमारा पहला हेडिंग था। हम लोगों ने पहले देखिए पदार्थ पढ़े, पदार्थ किस प्रकार रिलेटेड है पदार्थ से,
हाँ, द्रव्य को पढ़े, द्रव्य किससे रिलेटेड है, पदार्थ से किस प्रकार, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब उसके भौतिक स्वरूप क्या है, तो दोस्तों मैं यहाँ एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। पदार्थ को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो भौतिक रूप उसका पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ अगले चैप्टर में जब आएंगे, दूसरे चैप्टर में, तो हम उसके रासायनिक गुण को पढ़ने वाले हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि फर्स्ट चैप्टर हमारा भौतिक गुण से रिलेटेड है और दूसरा चैप्टर हमारा रासायनिक गुण से रिलेटेड है। तो भौतिक गुण क्या है, जैसे ऊपर से आप देख सकते हैं फिजिकली उसमें क्या चेंज है, उसके क्या गुण हैं, उसको देखना। तो आप देख सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब दोस्तों पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसका क्या मतलब, जैसे आप कभी भी गेहूं पिसवाने गए हैं चक्की में, यदि पिसवाए होंगे तो उसमें का एक चुटकी आटा लीजिए और ऐसे उड़ा दीजिए उसको, आप देखेंगे उसके छोटे छोटे कण उपस्थित होंगे। वो कण कहाँ से आए हैं, उसी गेहूं में से आए हैं दोस्तों। इसका मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब बात आती है कि इन जब छोटे छोटे कण हैं तो इनका आकार कितना होता है, ये कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ दिया गया दोस्तों, पदार्थ के ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब इसकी पुष्टि किस प्रकार हुई, तो आपके किताबों में दोस्तों एक क्रियाकलाप दिया गया है। उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी भी पानी में नील डाल दीजिए, नील। अब उस नील में से जो अब घुला हुआ पानी है उसमें से कुछ पानी निकालिए, दूसरे साफ पानी में डाल दीजिए। ऐसे जब दूसरे साफ पानी में डाले हैं तो तीसरे पानी में ऐसे ऐसे करते चले जाइए, तो आप देखेंगे कि नील का थोड़ा थोड़ा अंश सभी में जाता रहेगा। तो दोस्तों कितना छोटा है कि नील सभी में जा रहा है। तो इससे हम ये दिमाग में आता है दोस्तों कि पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि पदार्थ कितने छोटे हैं। अब दोस्तों यहाँ दिया गया है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब कहेंगे सर जी ये कैसे आप बता रहे हैं, कैसे हम मान लें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों इसका भी एक क्रियाकलाप आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने बताया था आपसे शुरू में ही कि जब हम अपने नेक्स्ट टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो दोस्तों उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप दिए रहेंगे जिसको आप पढ़कर उबन महसूस करने लगेंगे। इसीलिए तो मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, आपको हर एक क्रियाकलाप एकदम डीपली समझाएंगे। तो दोस्तों होता क्या है, कभी आप अपने पानी में नमक को डाल दीजिए, एक गिलास पानी लीजिए और नमक को डाल दीजिए। आप देखेंगे कुछ समय बाद वो नमक घुल गया। अब वो गया कहाँ, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। इसका मतलब दोस्तों जल के कणों के बीच जो छोटे छोटे रिक्त स्थान थे, नमक के कण उसी के अंदर चले गए। इसका मतलब दोस्तों जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इससे भी यदि आपको ना समझ में आए तो आप एक काम और कर सकते हैं, एक ग्लास में वो जो कंचे होते हैं ना, गोलियां, उसको भर लीजिए। कोई पारदर्शी ग्लास हो जिसको आप देख सकते हैं, जैसे बराती पानी पिलाते हैं उसमें तो उसमें क्या होगा, आप जब गोलियां डाल देंगे उसके बाद पानी डालेंगे तो क्या होगा, जब गोलियां रहेंगी, ऐसे ऐसे गोलियां रहेंगी तो उनके बीच आप देख रहे होंगे इस प्रकार का कुछ स्थान रहता होगा। तो इन्हीं बीचों में जल के कण घुस जाते हैं। मैं उसका फील देना चाहता हूं आपको। चलिए दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि चाहे जो पदार्थ हो अपने आसपास, यदि आप इस मार्कर को भी देख रहे हैं तो इसके अंदर जो कण हैं वो भी लगातार कंपन कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे अपने स्थान पर। इसका मतलब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब दोस्तों यदि आप सॉलिड देख रहे हो, मतलब ठोस पदार्थ को देख रहे होंगे, तो उनके जो कण हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, आकर्षित किए हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने कितने ही आसान शब्दों में आपको ज़्यादा एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन को कम शब्दों में लिख दिया हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको दोस्तों एकदम अच्छे से कलरफुल नोट्स बनाइएगा ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको बताता हूं विसरण क्या है। तो दोस्तों आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैं बोर्ड से हटूँ आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट्स बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ के 2 टॉपिक्स को मिटा दिया और उसके बाद दो पॉइंट्स मिटा दिया, 3 पॉइंट्स अभी लिखे हैं। ऐसा क्यों किया हूँ मैं,
अगर इन तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखते हैं तो आपको विसरण बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। अभी हम लोगों ने देखा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये बात हम लोगों ने देखा। और दूसरा पढ़ा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अगर दोस्तों ये निरंतर गतिशील हैं और रिक्त स्थान है तो क्या होगा, दो विभिन्न पदार्थ के कण रहेंगे और वे स्वयं मिल जाएंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, विसरण। मिलेंगे क्यों, क्योंकि बीच में रिक्त स्थान है। आप ही बताइए, यदि आप 10 लोग बैठे हैं और 10 लोगों का जगह है तो 11वें लोग को क्यों शामिल किया जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं ना भाई साहब, तो उसको कैसे शामिल कर लोगे, तो उसको नहीं आप शामिल करोगे। क्योंकि जब स्थान क्या कहा गया है, कभी आप देखेंगे कि कभी भीड़ भाड़ वाले स्थानों में क्या कहा जाता है, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यदि रिक्त स्थान रहेगा तभी कोई कण आकर मिलेगा। इसका मतलब हम लोग जान चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, तो क्या होगा, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अब दोस्तों आपको विसरण समझ में आ गया होगा, तो अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर जी विसरण का मतलब बहना, यस, मतलब विसरण का मतलब बहना ही होगा। लेकिन दोस्तों क्या हम विसरण को गति को बढ़ा सकते हैं, क्या विसरण की क्रिया तेजी से हो सकती है, तो आपका जवाब होगा हाँ, विसरण की क्रिया तेजी से हो सकती है या इसकी दर बढ़ सकती है। अब वो कैसे है दोस्तों, तो यही बात मैं विशेष में लिखवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। आई होप दोस्तों आप इसको समझ लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। रिक्त स्थान होने के कारण और निरंतर गतिशील होने के कारण ही पदार्थ के कण स्वतः मिलते हैं, इसीलिए ये विसरण होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि इसमें आप कहेंगे कि हाँ विसरण की क्रिया ताप बढ़ाने पर तेजी से बढ़ती है। इसका मतलब दोस्तों एक बात तो हम समझ गए कि अगर विसरण की क्रिया तेजी कर रही है तो ताप बढ़ा दीजिए। निश्चित है दोस्तों कि आप देख रहे होंगे पदार्थ के कण लगातार गतिशील है, और अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूं कि हर एक पदार्थ के कण के बीच ऊर्जा होती है। अगर उसकी ऊर्जा में वृद्धि किया जाएगा तो वो अपने स्थान पे रहेगा नहीं। तो आप बताइए, जैसे ही ताप बढ़ाओगे पदार्थ के कणों को एक ऊर्जा बाहर से मिल जाएगी। अब आप बताइए, पैसा को मैं ऊर्जा मान लेता हूँ, एक छोटा बच्चा है, यदि वही पैसा मैं छोटे बच्चे को दे दूँ तो क्या घर वो टिकेगा, नहीं भाई, वो सीधा दुकान दिखेगा। इसका मतलब जैसे ही एनर्जी मिलेगा कोई भी अपने स्थान पे नहीं रहेगा। तो इसका मतलब दोस्तों जैसे ही ताप बढ़ाएंगे पदार्थ के कणों का ऊर्जा बढ़ जाएगा, और जिस वजह से वो और तेजी से गति करेंगे। जब और तेजी से गति करेंगे तो और तेजी से मिलेंगे, तो हमारी विसरण की क्रिया बढ़ जाएगी। और दूसरी बात कैसे बढ़ा सकते हैं, रिक्त स्थान अधिक होने पर विसरण की क्रिया भी बढ़ जाती है। आई होप दोस्तों आप इन दोनों पॉइंट्स को समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो देवियों एवं सज्जनों, जब भी आपसे पूछा जाए कि विसरण क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, विसरण को ताप बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं, या रिक्त स्थान कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा कर देने पर विसरण की क्रिया तेजी से होने लगती है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं ले चलता हूँ आपको पदार्थ की अवस्थाओं पर। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पदार्थ की अवस्थाओं को लेकर, लेकिन दोस्तों इसके पहले एक बात, वो बात क्या है कि अभी मैंने विसरण बताया कि विसरण की क्रिया तेजी से क्यों हो सकती है। तो आपकी किताब में क्वेश्चन दिया है कि ठंडे खाने की खुशबू बहुत कम होती है लेकिन गर्म खाना बहुत दूर तक महकता है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों इसका कारण यह है क्योंकि जैसे ही पदार्थ गर्म होता है, खाना गर्म होता है, तो उसके विसरण की क्रिया तेजी से होने लगती है, जिस वजह से वो काफ़ी दूर तक महकता है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अगरबत्ती देखे हैं आप, अगर अगरबत्ती को किसी कोने पे बिना जलाए ऐसे रख दे तो क्या वो महकेगा, नहीं। लेकिन जैसे ही अगरबत्ती को जला दिया जाए तो उससे निकलने वाला धुआं बहुत तेज़ी से वायुमंडल में मिलता है, उसकी क्रिया विसरण तेज़ी से होती है, जिस वजह से वो काफ़ी महकता है। आई होप आप ये दोनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसका मतलब गर्म करने पर विसरण की क्रिया तेज़ी से हो जाती है।
तो अब आती है पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्थाओं का मतलब दोस्तों होता है रूप। रूप का मतलब क्या होता है? अरे कृष्ण भगवान को जानते हैं आप? कृष्ण भगवान भी तो अलग अलग रूप रखे थे अपना, कभी वामन अवतार, कभी विष्णु का, कभी कृष्ण का, कभी राम का, आप देख रहे होंगे। तो उसी प्रकार दोस्तों, तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए पदार्थ की अवस्थाएं कितने हैं देवियों एवं सज्जनों, तो आपका जवाब होगा कि सर जी 3। यदि आपका जवाब 3 है तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों 2 पदार्थ और आ गए हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ पदार्थ कितने हैं। पदार्थ की निम्न 5 अवस्था है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और छठवां हमारा है बोस आइंस्टाइन होता है दोस्तों, बोस आइंस्टाइन आप किताब में देखकर लिख लीजिएगा यदि आपको ना दिख रहा हो तो। बोस आइंस्टाइन। कंडेंसेट दोस्तों, कंडेंसेट जो है वो इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में बोला जाता है संघनित। तो यहाँ मैं संघनित लिख दे रहा हूँ, आप घबराइएगा नहीं, संघनित। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी बोस आइंस्टाइन संघनित आप बोल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि पदार्थ जो है उसकी 5 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। तो इनके बारे में मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है और आप इतने भोले भाले अच्छे इंसान हैं कि आप पूरा वीडियो तो देखेंगे नहीं, इसलिए दोस्तों आप उबने लगेंगे। तो मैं इन सब को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वही कहानी, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।